शीला देवी सोकर उठी तो पंडित जी आए बैठे थे। मालकिन, पंडित जी आए हैं। ठीक है, उन्हें चाय पानी दो, मैं आ रही हूँ। भाग्यवान, बंगले में कोई पूजा पाठ करवाना चाह रही हो जो पंडित जी को सुबह सुबह बुला लिया। अरे नहीं जी, पूजा पाठ नहीं करवानी है। मैंने पंडित जी को विक्रम की फोटो और जन्म पत्री दे रखी है, इसलिए आजकल पंडित जी उसके लिए रिश्ते ढूंढ कर ला रहे हैं। हो सकता है आज भी कोई रिश्ता ढूंढ कर लाए होंगे। बस ठाकुर जी कृपा करे और बात बन जाए। शीला देवी काफी समय से अपने बेटे विक्रम के लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ रही थी, पर उन्हें उनके मन मुताबिक लड़की नहीं मिल रही थी, जिसकी सबसे बड़ी वजह तो आगे की कहानी में पता चलने वाली है। राम राम पंडित जी। राम राम शीला बहन, बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की का रिश्ता लेकर आया हूँ। आपको एक ही नजर में लड़की पसंद आ जाएगी। पंडित जी, लड़की की फोटो तो मैं बाद में देखूंगी, पहले आप ये बताओ कि लड़की 36 गुणों वाली ही ढूंढी है ना? 36 में से 34 गुण मिल रहे हैं, बस 2 ही गुण कम है। वैसे ये भी बहुत अच्छा मिलन है। 2 गुण कम है, इसी बात का तो गम है। पंडित जी, मुझे अपने विक्रम के लिए 36 के 36 गुणों वाली लड़की ही चाहिए। अगर आप कोई ऐसी लड़की दिखा सकते हो तो आप बताना, वरना मैं बिल्कुल भी हाँ नहीं करूँगी। ठीक है शीला बहन, फिर तो आपको उसके लिए प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि ऐसी कुंडली ढूंढने के लिए तो समय लग जाएगा। अच्छा, चलता हूँ, राम राम। भाग्यवान, इतने अच्छे गुण तो मिल रहे थे लड़की के हमारे विक्रम के साथ। अगर ऐसी लड़की ना मिली तो हमारे विक्रम की शादी में देरी हो जाएगी। क्या तुम नहीं चाहती हो कि हमारी भी बहू आए, पोते पोती के साथ हम खेलें? सुंदरलाल गुस्से में अपने कमरे में चले गए। पति की बातें सुनकर शीला देवी के मन में घबराहट होने लगी और उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि कहीं सचमुच विक्रम के लिए 36 गुणों वाली लड़की न मिली तो क्या विक्रम की शादी एक संस्कारी लड़की से नहीं होगी? शीला देवी के मन में ऐसी बातें पहले नहीं आती थी, पर जब से वो अपनी सहेली कल्याणी के घर से लौटी थी तब से उन्हें इस बात का वहम हो गया था कि अगर कुंडली में 36 गुण नहीं मिलते तो पति पत्नी के बीच कलेश होते हैं, घर में सुख शांति नहीं रहती। इसी वजह से शीला देवी के मन में ये बात घर कर गई और उन्होंने ठान लिया कि अब वो अपने बेटे की शादी 36 गुणों वाली लड़की से ही करवाएंगी। शीला देवी ठाकुर जी को बहुत मानती थी। शीला देवी ने प्रण किया कि जब तक ठाकुर जी उनकी ये इच्छा पूरी नहीं करते तब तक वो अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगी। घर में सबने समझाने की बहुत कोशिश की, पर शीला देवी नहीं मानी। माँ, मेरी शादी करवाने के चक्कर में तुम अपनी सेहत से खिलवाड़ क्यों कर रही हो? अरे छोड़ो ये 36 गुणों की बातें, मैं तुम्हें ऐसा भूखा प्यासा नहीं देख सकता। खा लो माँ। जब तक ठाकुर जी मेरी पुकार नहीं सुनेंगे मैं अन्न का एक निवाला भी नहीं खाऊंगी और पानी का एक घूंट भी नहीं पीऊंगी। शीला देवी ने जब ये व्रत रखा तो पूरे बंगले का माहौल बदल गया। सुबह से शाम तक सब उन्हें मनाते रहे, पर वो एक ही बात पर अड़ी रही। रात बीत गई। शीला देवी ठाकुर जी के मंदिर में बैठी थी। दीपक जल रहा था। आंखों में थकान थी, पर विश्वास भी उतना ही अडिग। शीला देवी वहीं मंदिर में सो जाती हैं। अचानक ठाकुर जी प्रकट होते हैं। अपना नाम सुनकर शीला देवी चौंक कर उठती हैं। शीला, उठो शीला। कौन कौन बोल रहा है? मैं, तुम्हारे ठाकुर जी। ठाकुर जी, आपने मुझे दर्शन दिए। मैं जानती थी आप मेरी पुकार जरूर सुनेंगे। कहो शीला, क्या वर मांगना चाहती हो? प्रभु, बस एक ही वरदान चाहिए। मेरे बेटे विक्रम की शादी एक ऐसी लड़की से करवा दीजिए जिसके साथ मेरे विक्रम के पूरे 36 गुण मिल जाए। शीला, मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे पुत्र की कुंडली में ऐसा कोई योग नहीं जिसमें उसका विवाह 36 गुण मिलान वाली कन्या से हो। किंतु तुम्हारे पुत्र का विवाह जिस भी कन्या के साथ होगा वो बहुत ही गुणवती होगी। प्रभु, आप तो कह रहे थे कि आप मेरी इच्छा पूरी करोगे, पर अब आप मना कर रहे हो। ये तो कोई बात नहीं हुई प्रभु। आप तो अपने सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करते हो। आप मेरी मनोकामना पूरी कर दो न प्रभु। मेरे विक्रम का विवाह उस कन्या से करवा दो प्रभु जिसके साथ विक्रम के 36 गुण मिल जाए। ठाकुर जी जानते थे कि आशा देवी मानने वाली नहीं है, पर अपने भक्त को सही मार्ग दिखाने के लिए भगवान को लीला करनी पड़ती है, और ऐसा ही कुछ ठाकुर जी ने भी किया। शीला, एक उपाय है जिससे तुम्हारे पुत्र के गुणों के साथ तुम्हारी बहू के 36 गुण मिलेंगे। कैसा उपाय प्रभु? ठाकुर जी के हाथों में 36 रंग बिरंगे फूल झिलमिलाने लगे। हर फूल में एक अलग सुगंध, एक अलग आभा थी, जैसे हर फूल कोई गुण अपने भीतर छिपाए बैठा हो। शीला, कल प्रातः सूर्योदय के समय इन 36 फूलों को मेरे चरणों में अर्पित करना। हर फूल के साथ अपने मन में अपने बेटे और उसकी बहू के लिए शुभ भाव रखना। तुम्हें तुम्हारी पसंद की बहू मिल जाएगी, पर ध्यान रहे कोई भी फूल जमीन पर ना गिरे। अगर एक भी फूल गिरा तो जो वरदान तुम मांग रही हो वो कुछ अलग रूप में पूरा होगा। इतना कहकर ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। शीला बहुत खुश थी। अगले दिन उसने पूजा की तैयारी शुरू की और फूलों को गिनकर ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाने लगी। अचानक एक फूल जमीन पर गिर गया और सभी फूलों में से 36 कन्याएं प्रकट हो गई। सभी बहुत सुंदर साड़ी और श्रृंगार से सजी धजी थी। तुम सब कौन हो? अरे सासू माँ, आपने हमें नहीं पहचाना? हम आपकी बहुएं हैं, इस बड़े बंगले की 36 बहुरानियाँ।
ये क्या हो गया ठाकुर जी, मैंने तो आपसे 36 गुणों से संपन्न एक बहुरानी मांगी थी, यहाँ तो 36 बहुरानियां मेरे सामने खड़ी हैं। सासू माँ, मैं आपके लिए गरम गरम चाय बनाती हूँ। अरे चाय रहने दो, मैं सासू माँ के लिए ठंडी ठंडी लस्सी बनाऊंगी। तुम दोनों रहने दो। सासू माँ, सबसे पहले मेरे हाथ की बढ़िया नींबू चीनी वाली शिकंजी पीने वाली है। क्यों सासू माँ? बिल्कुल नहीं, पहले सासू माँ मेरे हाथों के बने गरम गरम आलू के पराठे खाएंगी, वो भी दही के साथ। ठाकुर जी ने कहा था फूल जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। मुझे लगता है मेरे से फूल जमीन पर गिर गया और तभी ये सब हो रहा है। अब मैं क्या करूंगी? पूरे बंगले में अफरा तफरी मच गई। 36 बहुरानियां इधर उधर घूमती रहती थी। धीरे धीरे 36 बहुओं में आपस में झगड़े शुरू हो गए। सुनिए, आज आप ये सफेद कमीज पहनिए। नहीं, आप नीली कमीज पहनेंगे। बिल्कुल नहीं, आज आप ये गुलाबी कमीज पहनोगे। नहीं सफेद, नहीं काली पहनोगे। सभी बहुएं आपस में बहस करने लगी। विक्रम गुस्से में झल्लाकर बोल पड़ा, मैं किसी की भी पसंद की कमीज नहीं पहनूंगा। मैं कमीज पहन ही नहीं रहा आज। मैं कुर्ते पजामे में जा रहा हूँ। अब तुम सब खुश हो ना? अब मेरे जूते कहाँ हैं? जूते? रुकिए, मैं अभी पॉलिश करके लाती हूँ। तुम नहीं, मैं पॉलिश करके लाऊंगी जूते। अरे अरे, तुम सब यही रुको, जूते पॉलिश करके मैं लाऊंगी। फिर से सभी बहुओं के बीच तू में शुरू हो गई। विक्रम गुस्से में बाहर गया। माँ, अगर ऐसे चलता रहा तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। विक्रम गुस्से से घर से बाहर चला गया। उसकी बात सुनकर शीला देवी सिर पकड़कर बैठ गई। माँ जी, मैं आपका सिर दबा दूं? एक काम करो, तुम सब मिलकर मेरा गला दबा दो। मेरी मति मारी गई थी जो मैंने ठाकुर जी से ऐसा वरदान मांगा। हे ठाकुर जी, मुझे इतनी सारी बहुएं नहीं चाहिए। मुझे आप वही गुणवती, सुशील, संस्कारी, सीधी सादी बहू दे दो जो मेरे विक्रम के भाग्य में थी। शीला की पुकार सुनकर ठाकुर जी प्रकट हुए। शीला, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। तुम्हें अपनी भूल का बोध हो गया है। एक गुण कीमती होता है, न कि गुणों की संख्या। पति पत्नी के रिश्ते में मेल जरूरी है, न कि 36 का मिलान। तुम्हारे पुत्र के भाग्य में जो कन्या थी वह केवल 2 गुणों से कम नहीं थी, बल्कि उसमें प्रेम और विश्वास के 2 ऐसे अमूल्य गुण थे जो कुंडली के 36 गुणों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण थे। ये सभी 36 बहुएं मेरी ही लीला से यहाँ आई थी। अब इनके जाने का समय आ गया है। अपनी भूल को सुधारो और अपने पुत्र का विवाह एक अच्छी कन्या से करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे परिवार के साथ है। शीला देवी ने सोच लिया था कि अब वो अपनी गलती को सुधारेंगी। शीला बहन, ये वही लड़की है जिसके 34 गुण मिल रहे थे। मैंने इसके बारे में और पता किया है। ये बहुत ही संस्कारी और सुशील है। इसके मन में सबके लिए प्रेम और आदर है। पंडित जी, हमें और कुछ नहीं देखना, हमें ये रिश्ता मंजूर है। शीला देवी ने समझ लिया था कि घर की सुख शांति कुंडली के मिलाने से नहीं, बल्कि मन के मेल और सुशील स्वभाव से आती है। विक्रम की शादी एक बहुत ही सुंदर और सुशील कन्या सुमन के साथ हो जाती है और बंगले में रौनक आ जाती है। शीला देवी बहुत प्रेम के साथ अपनी नई बहू सुमन का बड़े बंगले में स्वागत करती। सूरज की पहली किरण जैसे ही खेतों पर फैली, पनौती गांव की गलियों में चूल्हे का धुआं उठने लगा। वहीं चौपाल के पास बने पुराने घर में राधिका आटे के कनस्तर में झांकती है तो देखती है, हे राम, घर में आटा तो थोड़ा सा ही बचा है। ये तो कुछ दिनों में ही खत्म हो जाएगा और वो भी ना जाने शहर से कब पैसे भेजेंगे। महीने की आखिरी तारीख है, ऊपर से अभी तो मयंक की फीस भी भरनी है। कितनी बार कहा सासू माँ से कि मैं भी कुछ काम कर लूं, मगर उन्हें तो बस यही चाहिए कि बहू रसोई में धुआं उगलती रहे और कुछ काम ना करे। अरे 2 पैसे कमा भी लूंगी तो परिवार के काम ही तो आएंगे ना। राधिका का पति गोपाल शहर में मजदूरी करता था। राधिका के ससुराल में उसकी सास कमला और छोटा देवर मयंक रहता था। राधिका अकेले में रसोई में बड़बड़ाई जा रही थी, तभी उसकी सास बाहर से उसे आवाज देती है, अरे राधिका, जरा जल्दी कर, मयंक को स्कूल जाना है। नाश्ता बना कि नहीं? हाँ माँ जी, बना रही हूँ। हे भगवान, अब क्या ही बनाऊं? एक तो आटा भी 2 रोज का ही बचा है, ऊपर से घर में कोई साग सब्जी भी नहीं है। तभी राधिका अपना जुगाड़ लगाती है, एक काम करती हूँ, जल्दी से आटे का घोल बनाकर उसमें नमक मिर्च डालकर उसका घोल ही बना देती हूँ। राधिका अब ऐसा ही करती है और झट से टिफिन उसे दे देती है। दरअसल राधिका तेज दिमाग वाली मेहनती लड़की थी जो कुछ न कुछ काम करके घर खर्च में अपने पति का हाथ बटाना चाहती थी, लेकिन उसकी सास इसके खिलाफ थी। फिर एक रोज जब वो घाट से मटका उठाए घर आ रही थी, तभी राधिका, तूने सुना उस मधु ने तो शहर में खुद का ठेला खोल लिया और सुना अच्छे खासे पैसे कमा रही है। क्या बात कर रही है सुनीता? वही मधु जो गाँव के बाजार में ठेला लगाती थी? हाँ वही। सही है यार, काश मैं भी घर से कुछ काम कर पाती। तो तू कोशिश क्यों नहीं करती? तू बता रही थी तुझे मोमोज बनाना आता है, तू मोमोज बनाकर बेचने का काम क्यों नहीं करती? तू जानती है ना मेरी सास को। अरे फिर भी एक बार घर पर जाकर बात तो कर। राधिका को सुनीता की बात ठीक लगती है और वो घर जाकर इस बारे में बात करती है। मोमोज, वो भी हमारे घर की बहू, लोग क्या कहेंगे? चूल्हा छोड़ सड़क पर दुकान लगाएगी, शर्म नहीं आती? माँ जी, शर्म नहीं, गरीबी आती है। शर्म तो तब आनी चाहिए जब देवर के जूते फट जाए और हमारे पास नया लेने के पैसे ना हो।
देखो ना, बेचारा रोज फटे हुए जूते पहनकर स्कूल जाता है। ये सुनकर कमला देवी चुप हो गई। अच्छा अच्छा, ठीक है, लेकिन तू बनाएगी कैसे? मतलब तुझे बनाना आता है क्या? माँ जी, ये हुनर मुझे अपनी उस कजिन से मिला था जो शादी के बाद दार्जिलिंग में बस गई थी। वो जब भी छुट्टियों में अपने मायके आती तो हमारे लिए मोमोज बनाती थी। बस तभी से उसी से सीखा और आज मैं भी कोशिश करूंगी। लेकिन घर में मैदा तो था नहीं, इसलिए उसने आटे की लोई बेल कर उसने पहले जैसे छोटे मोमोज बनाने शुरू किए। छोटे मोमोज तो हर कोई बेचता है, अगर मैं कुछ अलग बनाऊं तो? फिर उसने हाथों से बड़ा गोला बनाया और 5 इंच लंबा मोमोज तैयार किया। फिर जब स्टीमर खुला तो रसोई में भाप और महक दोनों फैल गए। बहू, ये तूने मोमोज बनाया या मोमोज का बाप? अरे इतना बड़ा मोमोज कोई खाएगा कैसे? वैसे ही माँ जी, जैसे दूसरा मोमोज खाते हैं। अब यही तो होगा हमारे स्पेशल 5 इंच वाला मोमोज। आजकल इन्हीं सबका ट्रेंड है। और आपको पता है, कह रहे हैं कोई देश में 10 इंच लंबा डोसा तो कोई 15 इंच लंबी इडली बनाकर बेच रहा है। और ज्यादातर लोग खाने से ज्यादा कुछ अलग तरह के खाने में यकीन करते हैं। भगवान ने चाहा तो हमारा काम भी अच्छा चलेगा। अब तू इतनी मेहनत कर रही है तो भगवान करे तेरा काम खूब अच्छा चले। राधिका और उसके परिवार ने जब वो मोमोज खाया तो खुश हो गए। इतना अच्छा मोमोज उन्होंने आज तक नहीं खाया था। वाह भाभी, ये तो कमाल का बना है ना? अब यही कमाल कल जाकर बाजार में दिखाना है। फिर उस रोज राधिका ने घर के आंगन में पूरा एक ठेला साफ किया जो उसके ससुर जी का था। साथ ही तभी शहर से भेजे हुए गोपाल के पैसे भी आ गए, जिससे वो जरूरत का सामान ले आई। फिर अगली सुबह जल्दी उठकर ठेला लेकर वो बाजार पहुंची, जहाँ पहले तो उसे देखकर लोग हंसने लगे। अरे भाभी, ये क्या नई चीज शुरू कर दी? 5 इंच मोमोज? अब गांव में चाइनीज चलेगा क्या? क्यों नहीं रामलाल जी, पेट भी भर जाएगा और स्वाद भी मिलेगा। आप भी खाकर देखिए। नहीं भाई, हमें तो इससे सख्त एलर्जी है। तभी दूसरे ठेले वाले बोले, अरे तुम्हें क्या लगता है ये सब अजूबे करके तुम ग्राहकों को आकर्षित कर पाओगे? अरे ग्राहकों को स्वाद चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए भाई साहब, मेरे बनाए हुए मोमोज उनको जरूर पसंद आएंगे। आइए आइए, 5 इंच वाले मोमोज खाइए। अब धीरे धीरे लोगों की भीड़ जुटने लगी। उसने एक मोमोज की कीमत 10 रुपए रखी थी। पहले दिन ही उसके 40 मोमोज बिक गए। सबने उसकी खूब तारीफ की। पहले दिन ही उसने 400 रुपए की कमाई कर ली। फिर शाम को घर आते वक्त, मयंक, ये देख मैं तेरे लिए क्या लाई। वाह भाभी, नए जूते। इसका मतलब बहू तूने सारे मोमोज बेच दिए? हाँ माँ जी, मैंने कहा था ना सबको मेरे हाथ के बने मोमोज खूब पसंद आएंगे। राधिका के ठेले के चर्चे अब पूरे इलाके में फैल गए थे और अब वो रोज 5 इंच वाले मोमोज बनाती और उन्हें बाजार में जाकर बेच आती। अब उसकी ठीक ठाक कमाई होने लगी। लोग अब दूर दूर से आने लगे। सब जगह वो 5 इंच वाले मोमोज वाली बहू के नाम से जानी जाने लगी। पर ये सब देखकर कमला देवी को जलन होने लगी। लोग तो अब मुझे नहीं राधिका को पहचानने लगे हैं। बहू का इतना नाम, ये तो घर की इज्जत डुबा देगी। पहले तो लोग मुझे कमला कहकर बुलाते थे, लेकिन अब तो मुझे राधिका की सास कह रहे हैं। लगता है मैंने बहू को ज्यादा ही कुछ छूट दे दी है। फिर एक दिन जब राधिका काम से घर लौटी तो कमला देवी बोली, बहू अब बहुत नाम हो गया तुम्हारा। घर की औरतों को इतना खुला नहीं रहना चाहिए। ये ठेला बंद कर दो। माँ जी, ये दुकान अब हमारा सहारा है। गोपाल भी खुश हैं। उन्होंने कहा कि वो जल्द लौट आएंगे और दुकान बढ़ाएंगे। बस कर, मर्द की इज्जत बहू के ठेले से नहीं बढ़ती। फिर क्या इज्जत भूख से बढ़ेगी माँ जी? कमला देवी कुछ नहीं बोली, पर मन में विचारों का तूफान चल रहा था। कुछ लोगों ने कमला देवी के कान भरे। अरे कमला, सुना है उस मधु की तरफ तुम्हारी बहू भी शहर में ठेला लगाने जा रही है? फिर गुस्से में कमला देवी ने पंचायत बुला ली। कमला देवी, बताइए क्या बात है? सरपंच जी, मेरी बहू घर की इज्जत बेच रही है। सड़क पर दुकान लगाती है और अब शहर जाने की बात करती है। सरपंच जी, मैंने किसी का कोई नुकसान नहीं किया, बस मेहनत से खाना बेचा है। अगर औरत मेहनत करे तो क्या वो गलत है? तभी एक औरत बोली, अरे हमारी बेटियां भी अब कुछ करना चाहे तो क्या गलत है? कमला देवी, आपकी बहू मेहनती है, गांव की इज्जत घटा नहीं रही, बढ़ा रही है। कल तो मैं भी उसके 5 इंच वाले मोमोज खाकर आया था, स्वाद का जवाब नहीं। ये सुनकर सब हंस पड़े। कमला देवी चुप हो गई। फिर कुछ महीनों में राधिका ने पास के शहर के साप्ताहिक बाजार में स्टॉल लगा लिया और वहाँ भी सब उसके मोमोज की तारीफ करने लगे। अब लोग उसकी दुकान के बाहर कतार में लगते और खूब पैसे कमाने लगे। धीरे धीरे उसने अपने घर का नक्शा ही बदल दिया। कुछ समय बाद गोपाल लौट आया। उसने देखा कि घर में अब नया चूल्हा, पक्का मकान, रंगे हुए दीवारें और सासू माँ के चेहरे पर गर्व है। मैं नहीं जानता था मेरी बीवी इतनी टैलेंटेड है। माँ, अब तो राधिका पूरे गांव का नाम रोशन कर रही है। देखो ना, इसने इतने कम समय में कितना बदल दिया। अब कमला देवी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। हाँ बेटा, अब समझ गई मैं भी। बहू सड़क पर नहीं अपने पैरों पर खड़ी है। मुझे नाज है मेरी बहू पर। फिर राधिका झुककर उनके पैर छूती है। जा बहू, अपने 5 इंच वाले मोमोज से दुनिया जीत ले। और अब तुम्हारे इस काम में मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा।
फिर दोनों पति पत्नी मिलकर खूब मेहनत करने लगे और 1 साल बाद उन्होंने खुद की दुकान खरीद ली और अब उसने गांव के लोगों को भी रोजगार दिया और उन्हें काम पर रख लिया।